नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। स्वयं इस बात को जानते हैं कि आज के दिन पर किसी भी गरीब के लिए अपना उपचार कराना अब कठिन नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जो स्कीम है, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोग 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध है। हर माननीय विधायक या विधान परिषद सदस्य को अपनी स्वयं की निधि से भी प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि हर ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो इन योजनाओं से आच्छादित हैं उनमें देने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी धनराशि दी गई है, बिना भेदभाव के, न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, और न ही किसी के बारे में अगर वह जिलाधिकारी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजता है, वह राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करने की और मैं चाहूंगा एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिसके बारे में बराबर ये चर्चाएं होती थी कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ये पैसा मिलता था, शेष लोगों को नहीं मिलता था। और आपके समय में क्या होता था, यानी हर कार्य को समाजवादी नाम दे, बस सेवा दी, पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा जो समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है और उसको यह बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे मान्य समझ देखते होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, जहां से रिक्वेस्ट आती है कि पैसा और आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी मानव क्षति वह परिवार की क्षति होती है, लेकिन साथ समाज की और प्रदेश की क्षति भी है। हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपने कहा, आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट क्षेत्र में बन पाए और आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने कॉलेजों की सरकार में किया है। आपने कहा कि इसमें जो है प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने वहां पे अच्छे चिकित्सा शिक्षक वहां पे तैनात किए हैं। बहुत सारी जगह जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर अच्छे चिकित्सक मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, तो उनकी भी तैनाती जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएचसी सीएचसी में उनकी तैनाती करने की व्यवस्था की जाए। मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैकल्टी हो, सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने, इस पर भी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। इसके अलावा हर रविवार को हर पीएचसी स्तर पर एक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी लगता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है, इन स्कीम का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा, फ्री में सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में ब्लड बैंक हो, ब्लड प्लेटलेट्स की सुविधा वहां मिल सके, ब्लड एफेसिस की सुविधा वहां प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल,
और नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सके, जिससे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और एससीपीजीआई ने जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्यों से परे है। एससीपीजीआई ने सभी पद लगभग भरे जा चुके हैं, जिनमें नहीं मिले होंगे विभाग ऑलरेडी चल रहे हैं, फैकल्टी है, एक आध पद उसमें खाली हो सकते हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो वहां पे 8 नए विभाग का भी गठन किया है, और जिसमें जो सुविधा पहले प्रदेश में नहीं थी, देश में भी बहुत कम स्थानों पर थी, वह सुविधा एससीपीजीआई जैसे संस्थान में प्राप्त हो रही है। तो 1200 संस्था वाला हॉस्पिटल और 2200 बेड का हॉस्पिटल बनकर के काम कर रहा है। अच्छे संस्थान में, प्रदेश के अच्छे संस्थान में, बल्कि उत्तर भारत के एक अच्छे संस्थान के रूप में पीजीआई काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी है, और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। स्वाभाविक रूप से दलीय प्रतिबद्धता और अपने मुद्दों को रखते हुए चर्चा को और भी गंभीर बनाना और उन मुद्दों के अनुरूप इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना, जो सदन का महत्व ही इससे बढ़ता है। मैं उन सभी सदस्यों को, जिनमें 28 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से इस पूरी चर्चा में भाग लिए हैं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से 6 माननीय सदस्यों ने, और निर्दलीय समूह की ओर से हमारे अलग अलग माननीय सदस्यों ने, 6 अन्य माननीय सदस्यों ने भी, जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अन्य शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, इन सब ने भी चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संयुक्त सदन में एक भाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। भाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से, अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना, और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोडमैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संयुक्त सदन को संबोधित करती है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहे हैं संवैधानिक दायरे में रहकर के, संवैधानिक पक्षों को लेकर सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। क्या आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन ना मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, ना आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को
एक संवैधानिक अधिकार में चला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान कर सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों सदनों में उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति और सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, स्वाधीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते थे। लेकिन आप लोगों ने इससे इतर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान समेत सदन में देखने को मिला है। महोदय, सदन में बहुत सारी चीजें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कही थी और इसमें मैं दोनों सदनों के भाषण को, खासतौर पर विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भाषण को सुनता है। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदी के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा की। महाकुंभ का आयोजन ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। उधर पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का आयोजन में जो है उन्होंने भाग लिया और उद्घाटन किया। और साथ ही आपको बता दें कि गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत अपनी स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर कर रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईस्ट एशिया हमारी कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है और पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में भी इनकी नई सफलता लेकर आ रहा है। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है
2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था, तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है, और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद उठा स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है।
यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है। असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं। इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2,100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम के 60 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। साथियों, असम की एयर कनेक्टिविटी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। 2014 तक यहां सिर्फ 7 रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी। अब करीब करीब 30 रूट्स पर फ्लाइट चलने लगी है। इससे लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। यहां के युवाओं को रोजगार मिला है। साथियों, ये परिवर्तन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस अकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया है। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमईज को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।